आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके मसाइल में। बात करेंगे मरकजी हुकूमत की नई हज पॉलिसी की। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में नई हज पॉलिसी जारी कर दी है। उसको लेकर के तनाज़ा हो गया, उसको लेकर सियासत हो रही है, बहुत सारे एतराज़ात सामने आए हैं। बिना महरम के ख़वातीन को हज पर जाने की इजाज़त दी गई है नई हज पॉलिसी में, और 2022 तक जो हज सब्सिडी मिलती है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारे इसमें जो है वो नई चीज़ें हैं, बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारी बारीकियाँ हैं नई हज पॉलिसी में। तो उसको लेकर के क्या मसला खड़ा हुआ है, किस तरीके से जो है वो तनाज़ा पैदा हुआ है, क्यों कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। चार खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं शमीना शफीक साहिबा, फॉर्मर मेंबर नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका इस्तकबाल है। इनके अलावा हमारे साथ हैं मुफ्ती एजाज अरशद काज़मी साहब, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, आप सबका इस्तकबाल है। और मुफ्ती एजाज अरशद साहब, आपसे ही समझना चाहेंगे कि नई हज पॉलिसी जो है उसमें कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको लेकर के कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत अगर कोई काम करती है, कोई कदम उठाती है तो वो बेहतरी के लिए करती है। तो फिर ऐसी कौन सी वो बातें हैं जिसको लेकर के जो है वो तनाज़ा हो रहा है या फिर एतराज़ात हो रहे हैं? देखिए, ये जो हज पॉलिसी आई है ये कोई सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एक कमेटी तश्कील दी गई थी, 5 रुकनी कमेटी, और उन लोगों ने काफ़ी गौर व ख़ौज़ के बाद ये रिव्यू जो अभी पेश किया है नई हज पॉलिसी, इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ, क्या कहेंगे, ख़राबियाँ तो एक दो मिलेंगी, लेकिन खूबियाँ बहुत सारी हैं इसके अंदर। और यकीनन होनी भी चाहिए कि 50-60 सालों से जो हज पॉलिसी चली आ रही थी उस पर नज़रसानी की ज़रूरत भी थी। तो जो अच्छी चीज़ है यकीनन उसको अच्छा कहने में हमें कोई मजाक नहीं होना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें एक दो चीज़ें हैं जिसको इशू बनाया गया है, जो इशू नहीं है, जिसमें महरम और गैर महरम का मसला है। उसमें उसकी जो एग्जैक्ट तहरीरें हैं, जो उसे आप देखेंगे 2-3 सतर में जो तहरीर है, उसमें कहीं कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। उसके अंदर ये कहा गया है कि 45 साल से ज़्यादा उम्र की वो ख़वातीन जो हज में बगैर महरम के जाना चाहती हैं, यानी महरम उसके पास नहीं है, बगैर महरम के वो ग्रुप बना करके हज करने जाना चाहती है, देखा जाए तो अगर उसका मसलक उसकी इजाज़त देता है तो वो जा सकती है। इस तरह की वीज़ा पॉलिसी में रिव्यू करने की बात कही गई है। अभी तक की वीज़ा पॉलिसी ऐसी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि ये खिलाफ शरीयत को, इसमें कोई बात नहीं है, खिलाफ इस्लाम कोई बात नहीं है, ना इस पर कोई एतराज़ होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसमें जो कैद लगा दी है कि जिसका मसलक इसकी इजाज़त देता हो, जाहिर है कि जिसका मसलक इजाज़त देगा वो अपने मसलक के मुताबिक वो सफ़र कर सकती हैं। इसमें किसी को क्या एतराज़ होगा? अगर हमारा मसलक, मिसाल के तौर पर हम हनफी है, हमारा मसलक एतराज़ इसका की इजाज़त नहीं देता है तो हम नहीं जाएंगे। बेसिकली चार जो मसलक हैं यहाँ है, उसमें 90% जो है वो हनफी मसलक है, 90% से भी ज़्यादा हनफी मसलक है। हनाबला का और हनफिया का बिल्कुल क्लियर स्ट्रॉन्ग इसमें यह है कि बगैर महरम का सफ़र नहीं किया जा सकता। इसके बिलमुकाबिल शवाफ़े और मालिकिया के नज़दीक महरम के बगैर भी सफ़र किया जा सकता है, बशर्ते कि वो ग्रुप हो, यानी 4 से ज़्यादा हो, और उसको अपने ऊपर इत्मीनान हो सेफ्टी का कि हमें किसी तरह का कोई ख़तरा लाहिक नहीं है। अगर इत्मीनान है तो वो सफ़र कर सकती है, क्लियर मसला है। इसके अलावा अल्लामा इब्न तैमिया वगैरह ने भी इसकी तरदीद की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई इस तरह से हज कर लेते हैं तो उसको गुनहगार होंगे, बगैर महरम के हज नहीं करना चाहिए। यानी अहले हदीस भी इसे नहीं मानते बगैर महरम के हज करने को। तो ये जो शवाफ़े हजरात है, जिसकी एक बड़ी तादाद केरला वगैरह में है, उन लोगों की ख़वातीन अगर जाना चाहती हैं, उनका मसलक इजाज़त देता है तो वो जा सकती है। इसमें हम कौन होते हैं रोकने वाले, और हमें इस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी नुक्ता नज़र से ये कोई ऐसा इशू नहीं है, इसे गैर ज़रूरी तौर पर इशू बनाया गया है। इसके अलावा जो चीज़ें उसके अंदर आई है, मिसाल के तौर पर जो हज बहुत महंगा कराया जाता है, और हज के नाम पर हज़ार करोड़ रुपए मुसलमानों के जो है वो गबन किए जाते हैं, करप्शन में जाते हैं। ख़ासतौर से जो है जो मदीना मुनव्वरा और रिहाइश के नाम पर जो सिलेक्शन कमेटी जाती है, तो वो सिलेक्शन कमेटी वहाँ पर इस तरह से करप्शन और बदउनवानी में मुलव्वस होती है कि इसकी कहीं दूसरे शोबे में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। इतना ज़्यादा करप्शन होता है और हाजियों को दुश्वारी अलग तरह। आप मिसाल के तौर पर देख लीजिए कि एक आदमी रमज़ान के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए में, उससे भी कम में 15 दिन के अंदर कॉर्पोरेट उम्रा कर सकता है, यानी दुनिया की तमाम सहूलतें हासिल करने के, और वो 15 दिन में उम्रा कर सकता है 5 स्टार मेंटेन करके। फिर हम वो हज को 2 लाख में हम क्यों करते हैं? हज को भी हम ये जो 40 दिन का हज है उसको हम कम करके 15 दिन पे लाएं। बहुत सारे लोग हज करना चाहते हैं हज कमेटी के जरिए से, लेकिन 40 दिन की मियाद होने की वजह से उतनी उनके पास फुर्सत नहीं होती है, वो नहीं कर पाते। तो इस पर नजरसानी की जरूरत है। एक अच्छी बात जो इसमें सबसे खास अच्छी बात आई है वो ओपन टेंडर की बात आई है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट उसको यकीनन कबूल करना चाहिए उसको, और उस पर अमल करना चाहिए कि ये हवाई जहाज का जो किराया बहुत ज्यादा 3 गुना 4 गुना, हज सब्सिडी तो कोई चीज ही नहीं है। हज सब्सिडी तो इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा
फ्रॉड है मुसलमानों के साथ कि मैं समझता हूँ आज़मीन हज के साथ इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं होगा जो सब्सिडी के नाम पर किया जाता है। अगर आज़मीन हज को अगर आम इजाजत दे दी जाए और ओपन टेंडर कराया जाए किसी जो हवाई जहाज के नाम पर किराया तो फिर सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से रियायत की जरूरत पड़ेगी और बहुत सस्ते तरीके से जो हम हज कर सकते हैं। हाँ, अब्दुल हमीद नोमानी साहब, ये जो मसला है बिना महरम के ख्वातीन को हज पर जाने की इजाज़त एक तरीके से मिली है मरकजी हुकूमत की जो नई हज पॉलिसी है उसके तहत, लेकिन जो एतराज़ात हो रहे हैं इसके ऊपर और कई मसलक के लोग सामने आए हैं या कई उलेमाए किराम को हमने देखा मीडिया डिबेट्स जो है उसके ऊपर शुरू हो गई हैं, मुखालफत जो है वो बड़े अल्फाज में हो रही है, तो आपको लगता है कि ये वाकई इतना पेचीदा मसला है जिसके ऊपर इतना जो है वो हंगामा मचना चाहिए था? देखिए, जब मैंने जो है वो कई डिबेट जो है देखा जी, और मैं समझता हूं कि लोगों ने जिन लोगों ने इसमें बहस में हिस्सा लिया उन्होंने जो है वो मसले की तहकीक नहीं की। हाँ। और वो बगैर तहकीक किए हुए वो बहस में जो है वो शामिल हो गए। उनको पता नहीं था कि ये 3 तलाक की तरह ये मसला नहीं है। 3 तलाक के मामले में चारों आइम्मा एक साथ हैं कि अगर एक साथ 3 तलाक देगा तो हो जाएगी, लेकिन इस मामले में ये नहीं है। और मैं आपको ये बताता हूं कि 85% जो मसाइल जो हैं इस्लामी शरिया के वो ताबीरात और तशरीहात पर मबनी है। सिर्फ 15% मसाइल हैं जो मतन से सीधे सीधे जो है वो साबित हैं। तो एक ही रिवायत से जो है एक मुज्तहिद इमाम जो है वो ये मसला निकालता है, दूसरा इमाम जो है ये समझता है। तो अभी जैसे मुफ्ती एजाज अरशद ने ये बात कही, मेरे हिसाब से ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा इसको जो है वो बनाया गया है और ये इसको जो है इस्लाम या इस्लामी शरीयत से जो है वो सीधा सीधा जोड़ के देखना जो वो सही नहीं है, बल्कि ताबीरात पर है। और जैसे इसने कहा कि मैंने भी उसको देखा, उसने तो कहा कि जिसका मसलक जो है वो इजाजत देता है वो जाए वो। तो और बहुत से हमारे यहाँ जो है मुज्तहिद इमाम और अइम्मा है जो वो कहते हैं कि जो है वो ग्रुप के साथ भी नहीं बल्कि ऐसे भी कहते हैं कि वो जो है वो जा सकती है। उन्होंने जो है इस तरह के मसले निकाले और वो बड़े बड़े इमाम है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले के लोग हैं वो। तो ये जो ताबीरात का मसला है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो है उनका मसलक वो ये कहते हैं कि अगर 4 या 4 से ज़ायद औरत सेका औरतें हैं तो जो है वो ग्रुप में जो है वो जा सकती है। इसी तरह जो इमाम शाफी के यहाँ जो है वो ग्रुप के साथ साथ वो एक चीज जोड़ते हैं इत्मीनान को, जो है कि औरत की इज्जत और सिक्योरिटी पर अगर इत्मीनान है तो वो जो है वो जा सकती है। बिल्कुल ठीक। तो ये जो जब मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो वो शिद्दत जो है वो शरीयत बार से जो है वो खत्म हो जाना चाहिए था। आपको आजादी कर देना, जो जिस मसलक से जो है वो खवातीन जो है ताल्लुक रखती है वो जाए जो है। सारे ऐसे मुस्लिम लेकिन ये मैं आधे मिनट में एक और बात कहना चाहता हूँ। सबसे अहम मसला जो था वो जो है टेंडर जो है वो फ्री करने का और वहां की रिहाइश में जो है ये जो सबसे ज्यादा जो घपले होते हैं। आप जो है दीगर दिनों में जो है 25 से जो है 35 हजार में आराम से जो है वो जा सकते हैं आप जो है, लेकिन इन दिनों में आप जो है 65 से 90 हजार कैसे किराया लेते हैं? आखिर मामला क्या होता है? तो ये जो है और इसी तरह रिहाइश में जो है जिस तरह घपलेबाजी हो रही है और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो दलील देते हैं उधर से हवाई जहाज खाली आता है और जो है वो नहीं। तो ये जो है सऊदी एयरलाइंस और इंडियन एयरलाइंस जो है इसका घाटा पूरा करने के लिए सब्सिडी का जो मामला हमें क्या मिलता है जो है वो हाजियों को जो है। बिल्कुल ठीक है। शमीना शफीक साहिबा, फ्री कर दीजिए, सारा मसला हल हो जाएगा। सच बात है। शमीना शफीक साहिबा, ऐसा लग रहा था कि भाई जिस तरीके से बहुत बड़ा मसला था ट्रिपल तलाक का, वैसे ये बहुत बड़ा मसला था और ये बहुत बड़ी आज़ादी मिल गई है। तो जब इस तरह की चीज़ों को मतलब एकदम पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है या एक अलग रंग रूप दे दिया जाता है तो क्या लगता है फिर? मतलब सच्चाई तो कुछ और है लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा था। खुशी साहब, इसी बात का सख्त अफसोस है कि जितने भी ख़ास तौर से मुस्लिम औरतों के मसले हैं उनका इतना ज़्यादा राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई मुस्लिम औरतें इस देश में अब तक बहुत दबी कुचली थी। उनका अपना जो धर्म है वो उनको इतना ज़्यादा दबा कर रखता है कि उनको पता नहीं कौन सी फ्रीडम दिलवाई जा रही है, चाहे वो ट्रिपल तलाक के नाम पे हो या अब हज में जो पॉलिसी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके नाम पे हो। जबकि बिल्कुल इसकी उलट बात है। एक्चुअली अगर आप जितने भी रिलीजन्स को देखें उसमें जेंडर जस्टिस की जो सबसे ज्यादा बात अगर किसी भी रिलीजन में आती है तो वो इस्लाम में आती है, उसकी रूह में है जेंडर जस्टिस। बाकी जगह लेकिन वो प्रैक्टिस में है कि नहीं है ये तो बताइए। प्रैक्टिस में भी है, मगर प्रैक्टिस में जहां पर प्रॉब्लम्स थी वहां पर औरतें खुद ब खुद सामने आई हैं, उन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी है और उनको इंसाफ मिला है। अभी ट्रिपल तलाक का जो जजमेंट आया है वो अपने आप में बहुत हिस्टोरिक है। और ये जो बात हो रही है कि औरत नामहरम मतलब महरम के
साथ बगैर जा सकती है या नहीं जा सकती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम पर्सनली जानते हैं ऐसी औरतों को जो बेचारी जाना चाहती हैं मगर उनके फैमिली में कोई ऐसा नहीं है, जो नहीं जा पाती हैं इस उम्र के पड़ाव में और बहुत सारी चीज़ों से बंधी हुई होती। और जैसा कि हमारे पहले स्पीकर्स ने कहा कि इसमें कहीं कोई किसी भी प्रॉब्लम की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर बात इस्लाम की रूह को नजर में रखते हुए कही गई है। कहीं ये नहीं कहा गया कि नहीं आप उसकी मुखालफत करें और उसके बावजूद हम भेज रहे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है। तो ये प्रोजेक्शन जो बार बार हो रहा है कि जैसे मुस्लिम महिलाएं बहुत दबाई गई हैं और उनको अब मोदी जी की सरकार में बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ चीजें ये भी सामने आई थी कि भाई मजहब में जो मतलब मजहबी रसूमात होती है उनको अदा करने में भी ख्वातीन के साथ भेदभाव है, उस चीज से भी जोड़ करके देखा गया था। देखिए मजहबी जो जितनी भी रस्में हैं वो सिर्फ मुसलमान औरतों की बात नहीं है। हिंदू औरतें लड़ रही थी कि हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? ये वक्त बदल रहा है, वक्त का बदलाव है, मीडिया इतना सपोर्टिव हो गया है, आप जैसे चैनल्स आकर सामने आते हैं, हमारी आवाज समाज तक पहुंच पा रही है। पहले हमारे पास जरिए नहीं थे कि हम अपनी आवाज पहुंचा पाए, अब हमारे पास ऐसे जरिए हैं कि हम अपनी आवाज कह पाए और उस आवाज को सही जगह पर सुना जा रहा है, हम अपनी लड़ाई लड़ पा रहे हैं। और यही वजह है कि अब हम देखते हैं कि महिलाओं को, चाहे वो मुस्लिम खातून हो या किसी और मजहब की हो, वो अपने हकूक की लड़ाई लड़ रही हैं और उनको इंसाफ मिल रहा है। इसमें किसी भी राजनीतिकरण का जब जरा सा भी घोला जाता है वो जहर, तो ये मसले अपने आप में इतने खराब हो जाते हैं। और ऐसा लगता है, खासतौर से इस्लाम के नजरिए से मैं कहूंगी, जैसे लगता है मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे की मुखालफत में खड़े हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। मुसलमान मर्द इस देश में और मुसलमान औरतें कहीं एक दूसरे की मुखालफत में नहीं है। ये जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं कई बार जो गलत तरीके से लीड हो रही हैं, उनको जब क्वेश्चन किया जा रहा है तो जस्टिस मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, कैसे देखते हैं नई हज पॉलिसी को और क्या कुछ उससे फायदे होने वाले हैं? जो आज़मीन हज हैं उनको कितनी सहूलियात मिलने वाली है नई हज पॉलिसी, और जिसके ऊपर तनाज़ा हुआ है, जिसके ऊपर सियासत हुई है, बहसबाजी हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं, आपको लगता है कि वो फिजूल थी? जो अच्छी बातें हैं वो आवाम तक पहुंचनी चाहिए थी, जो इसका फ़ायदा होने वाला है वो लोगों को बता जाना चाहिए था, लेकिन इसका जो है इसके ऊपर सियासत ज़्यादा हो गई है, इसके ऊपर तनाज़ा करने की कोशिश की गई है। देखिए, आज का हिंदुस्तान जो है जी, इसकी ज़मीन ही बदल दी गई है और इसमें ऐसा महसूस हो रहा है और ऐसा महसूस करवाया जा रहा है दानिस्ता तौर पर कि सारे मसाइल इस्लाम में हैं, सारे मसाइल जो हैं वो मुसलमान औरतों के हैं और इस कदर जुल्म और ज़्यादती और जबर और तशद्दुद का हमारी ख़वातीन शिकार हैं कि उनके लिए एक एक लम्हा ज़िंदगी का गुजारना जो है वो दूबर हो रहा है। और हुकूमत वक्त और हुकूमत वक्त की जो क़यादत है वो एक मसीहा बनकर मुसलमानों के सामने, मुस्लिम ख़वातीन के सामने आई है और वो सारा का सारा जो वक्त है उसका वो इसी पर ख़र्च हो रहा है कि मुसलमान औरतों को अब जो है वो हम एक ऐसा माहौल, ऐसी ज़मीन और ऐसी सहूलियात फराहम कर देंगे कि सारे मसाइल उनके हल हो जाएंगे। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या मसाइल सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन के हैं? क्या इस मुल्क में दीगर ख़वातीन के कोई मसाइल नहीं है? क्या हिंदू माशरे की ख़वातीन की तमाम ज़्यादतियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी? आप बताइए मुझे। वो तमाम ज़्यादतियाँ अपनी जगह हैं। देखिए, एक अदल की बात ये होती है, इंसाफ की बात ये होती है, जमहूरी गुफ्तगू ये होती है कि मसले को मसले की शक्ल में देखा जाए। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम ख़वातीन जो हैं उनके कोई मसाइल नहीं हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि हिंदू ख़वातीन के या दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के ही मसाइल हैं। मसाइल जो हैं वो जेंडर इक्वलिटी के मसाइल हैं, नंबर एक। नंबर दो, औरतों के साथ नफ्सियाती तौर पर, क्योंकि एक मर्दों पर मुनहसर जो है या यूँ कहिए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तमाम दुनिया के अंदर पाई जाती है। आज भी अमेरिका जैसा मुल्क के खातून को सदर नहीं बना पाता है, जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो एक पहलू तो इसका ये है। दूसरी बात यह है, जहाँ तक आपने हज पॉलिसी की बात की है, देखिए, हज पॉलिसी के हवाले से अरशद कासमी साहब ने और नुमानी साहब ने और हमारी बहन ने जो है, मैं समझता हूँ बुनियादी बातें कह दी हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि ये सिफारिशात हैं, ये रिकमेंडेशंस हैं। ये रिकमेंडेशंस मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स को, जिसके वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, जो उनको पेश की गई हैं। अच्छा, हज का जो है अक़लियती उम्र के पास में पहले हज का मामला अलहदा होता था, हज का सेल होता था, अब वो सेल ख़त्म करके अब अक़लियती वजारत के पास में आ गया है। अब उस वजारत को ये सिफारिशात दी गई हैं और मैं समझता हूँ जिस तरह की बहसें इस वक्त चल रही हैं
उर्दू मीडिया में भी चल रही हैं, इंग्लिश मीडिया में भी चल रही हैं और दीगर हलकों में चल रही हैं, उससे एक बहस से कुछ और चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। और कोई पाबंदी नहीं है कि जो सिफारिशात हैं उनको मिन्नो अन ही तस्लीम कर लिया जाए। ऐसा भी नहीं है कि उन सिफारिशात के अंदर कोई तरमीम की गुंजाइश नहीं है, तरमीम की गुंजाइश भी मौजूद है। हम लोगों को एक माशरे के तौर पर, महज़ब माशरे के तौर पर, जिम्मेदारों के तौर पर ये चाहिए कि हम एक संजीदा गुफ्तगू करें। जैसे अरशद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो अच्छे पहलू हैं उनको सराहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ताकि उन लोगों की हौसला अफजाई हो जिन्होंने मेहनत की है। जो पहलू ऐसे हैं जिनमें तनकीद की या तनकीद की गुंजाइश है और इस्लाह की ज़रूरत है, उन पर रोशनी ख़ास तौर से डालनी चाहिए, ताकि उनके अंदर जो ज़रूरी इस्लाहात की का दरकार है उसको, उन इस्लाहात को उसमें शामिल किया जाए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, मुल्क के अंदर ये माहौल, मैं ये मुतालबे के तौर पे कह रहा हूँ, ये माहौल बंद होना चाहिए कि ऐसा मालूम होता है कि इस मुल्क में सारा का सारा टारगेट जो है वो मुसलमानी होकर रह गए। जिस चैनल को देखिए बहस पटाखे की चल रही है और ले जाई जा रही है कुर्बानी के ऊपर। भाई ये क्या तमाशा, क्या है ये? बिल्कुल आप इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं? इस मुल्क की 25 करोड़ मुस्लिम अक़लियत को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? और मैं यहाँ जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी गलियों में, हमारे महल्लों में, हमारे घरों में, हमारे बड़ों में, हमारे नौजवानों में और हमारे बच्चों के अंदर एक बेचैनी पैदा हो रही है। ये बेचैनी ना कौम के लिए अच्छी है, ना मुल्क के लिए अच्छी है, ना माशरे के लिए अच्छी है। खुदा के वास्ते इस सिलसिले को बंद करिए, हिंदुस्तान पर बात करिए, हिंदुस्तानियत की बात करिए। और ये मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू जो है, ये कौन सा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी बातें हैं नई हज पॉलिसी में और वो उसको समझने की ज़रूरत है और जहाँ खामियां हैं वो हुकूमत को बताने की ज़रूरत है। और एक मसला हज सब्सिडी का है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगले 10 सालों में, यानी 2012 में कहा था, यानी 2022 तक जो है वो हज सब्सिडी को ख़त्म करना है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हज सब्सिडी को ख़त्म करने के लिए वो 2022 का इंतजार क्यों? उसको फौरी तौर पर भी ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मेरे ख्याल के कौम को नहीं मिलता। और बहुत सारे लीडर्स हैं ऐसे जो इस बात की डिमांड कर चुके हैं कि हज सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए और जो पैसा बचेगा उसको जो मुस्लिम कौम है, जो उसके बच्चे हैं, उसके ऊपर, तालीम के ऊपर खर्च किया जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? इस पर भी बात करेंगे हम। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आपके मसाइल। बात हो रही है नई हज पॉलिसी की। नई हज पॉलिसी जो है वो जारी कर दी गई है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी खामियां उसकी गिनाई जा रही हैं। तो क्या वाकई उन खामियों को दूर करना चाहिए और जो उसकी अच्छी बातें हैं उसको आम लोगों तक, यानी आम मुसलमानों तक पहुंचाना चाहिए। भाई जो उसके फ़ायदे होने वाले हैं वो बता देना चाहिए कि भाई ये फ़ायदे होंगे, इससे ये कुछ जो है इसका रिजल्ट निकलेगा। तो इसके ऊपर सियासत हो रही है, सियासत बंद होनी चाहिए और जो इसकी चीज़ें हैं, जो बारीकियां हैं, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन बात ये भी हो रही है कि हज सब्सिडी को ख़त्म करने का जो मसला था वो 2022 तक जो है वो ख़त्म करनी है हुकूमत को। तो क्यों नहीं उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए और क्यों नहीं उस पैसे को, जो भी पैसा बचेगा, वो कौम की जो तालीम का मसला है उसको बेहतर करने के लिए उस पर खर्च हो। ये कई बार आवाज़ उठ चुकी है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, ये सवाल आपसे ही, आपको लगता है कि 2022 का इंतज़ार क्यों? अगर हज सब्सिडी ख़त्म करनी है तो कर दीजिए फौरी तौर पर, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जिसको हज पर जाना है वो तो जाएगा, जिसको फरीज़ा अदा करना है वो करेगा। बिस्मिल्लाह जी। मुसलमान को, सभी जो पहले भी कहा गया, मुसलमानों को इस सब्सिडी के नाम पर जो धोखा और फरेब दिया गया है, उस आप बताइए कि आम दिनों के अंदर जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल आती है, कॉस्ट ऑफ पिलग्रिमेज आती है वहाँ उम्रे के लिए जाने के हवाले से, वो 40% है और 60% इजाफी लिया जा रहा है और मुसलमानों की 10 पुश्तों पर यह एहसान किया जा रहा है और पूरे मुल्क के अंदर इसका ढंढोरा पीटा जाता है कि देखिए मुसलमान जो हैं वो एक सेकुलर स्टेट के अंदर हज करने जब जाते हैं तो हम 1 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की जो है एक आदमी को हम सब्सिडी देते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। मैं तो यहाँ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे साथी यहाँ तायद करेंगे कि आप किस बात का इंतजार करें 10 साल क्यों, आप तो फौरी करिए। और हिंदुस्तान का मुसलमान जिसको हज करना होता है, हज उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत है, जिसके अंदर ये गुंजाइश है, जो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग है, जिसके पास ये गुंजाइश है कि वो इसके अखराजात को बखुशी बर्दाश्त कर सकता है, वो हज पर जाता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है हज पर ले जाने की जो है, और भी दीगर इंतजाम हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हमें किसी भी सब्सिडी की बुनियाद पर हज पर जाने का इस कौम में किसी को शौक नहीं है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि सब्सिडी का जो ये एक साजिश हमारे ख़िलाफ़ चल रही है,
मैं मुतालबा करता हूं आपके चैनल से कि गवर्नमेंट ऑफ द डे को यह चाहिए कि वो सब्सिडी कहां सब्सिडी दी जा रही है, किस किस मजहब के लोगों को सब्सिडी दी जा रही है और किस किस तरह से सब्सिडी दी जा रही है, और उस सब्सिडी में और हज की सब्सिडी के अंदर कंपैरिजन होना चाहिए कि एक्चुअल सब्सिडी वहां है और यहां पर एक फ्रॉड वाली जो है सब्सिडी है, ये चीजें सामने आए। और मुल्क को चाहिए कि वो एक यूनिफॉर्म सब्सिडी पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी के तहत जो भी चीज हो, जो भी मराहत अगर दी जानी है तो तमाम लोगों को मराहत दी जाए। हमारे गले में बेवजह के तौक जो है वो न डाले जाए। ये हज सब्सिडी हमारे गले के अंदर एक तौक है जो डाला गया और सेकुलर सियासत के नाम पर डाला गया और हमारी 10 पुश्तों पर एहसान करके डाला गया। खुदा के वास्ते हमें ऐसे एहसानात की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो असल वक्फा इसमें एक सवाल ये भी उठता है, नुमानी साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, कि मजहब जो है वो क्या कहता है, क्या मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, हज करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए, दूसरी जो रसूमात होती हैं जो ज़रूरी हैं, उन्हें अदा करने के लिए क्या हुकूमत से मदद, माली इमदाद जो है वो लेनी चाहिए? मजहब क्या कहता है इसमें? देखिए मजहब जो है जी, इस्लाम में जो है ना कुछ इबादतें ऐसी हैं जी कि आपको जो है वो करना ही करना है। हाँ। कुछ इबादतें वो कुछ चीजों में मुनासिर है, जैसे ज़कात और हज है जी। ज़कात वो देगा जो साहिब निसाब है, हज वो करेगा जो साहिब इस्तेताअत है। जब उसके पास हज पर जाने वापस आने के लिए, वहां रहने के लिए वो खर्च नहीं है, वो हज ही उस पर जो है फर्ज नहीं है, तो ये जो है हुकूमत से जो है मदद लेने का कोई मतलब नहीं है इबादत में जो है। सही। और ये जो है, और आपको मालूम होगा कि ये जब से शुरू किया है, ये किसी मुसलमान ने मुतालबा नहीं किया था और ने आज किया है। ये तो आपने एक रास्ता निकाला है कि एयर इंडिया को, सऊदी एयरलाइंस को जो घाटा हो रहा है वो हमसे लेकर आप उसको दे देते हैं। कौन इस सब्सिडी की जो है वो भीख मांग रहा है? आप जो है ना टेंडर फ्री कर दीजिए, देखिए जो है कितनी आसानी से लोग जो है वो हज करते हैं। आप कहते हैं इसी से जाना है, इसी से आना है। ये तो आपने जो है साजिश कर रखी मुसलमानों के खिलाफ। और ये मैं कहता हूं कि भारत में जो है सेकुलरिज्म का जो तस्वुर है वो ये है कि हुकूमत जो है तमाम मजाहिब का ख्याल और लिहाज रखे, लेकिन यह है कि आप जो है हम जो है ये नहीं कहते कि जो हुकूमत से हमें मस्जिद बना के दो, नमाज पढ़ेंगे हम जो है। जितने जो है मजहबी उमूर है, हाँ अगर वो कहीं रुकावट है या हमारे जान माल को खतरा है तो वहां आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए, लेकिन यह है कि आप हमें पैसा दें उसमें जो है, या जो कोई ले, ये जितनी चीजों में हुकूमत जो सब्सिडी दे रही है सब पे नजरसानी होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। जिसको जो मजहबी रसूम अदा करना है वो अपने तौर पे करे। अगर कहीं रुकावट है, कहीं गड़बड़ी है या जो है वो खतरा है, उसको आप दूर कीजिए, उसके लिए रास्ता निकालिए। लेकिन ये एक हुकूमत जो है सिर्फ उन चीजों में जो है वो जो है दखल दे या पैसा लगाए जो मुश्तरक मफाद के लिए है वो। बिल्कुल ठीक है। शमीना शफीक साहिबा, आपको लगता है कि सियासत जो है वो होती रही है सेकुलरिज्म के नाम पर, और ये सियासत आज से तो शुरू हुई नहीं, ये तो जो है मतलब अगर देखा जाए 60s में शुरू हो गई थी हज सब्सिडी देने की जो बात थी, तो आपको लगता है कि ये मतलब एक तबके को, एक कौम को खुश करने के लिए, और उसमें शर्त लगा दी गई थी उसी ज़माने में कि भाई एयर इंडिया से अगर आप सफ़र करोगे तभी ये हज सब्सिडी मिलेगी, तो एक ही मतलब तीर से दो निशाने लगाने की बात थी कि आपको एक जो आपका एक सिस्टम है उसका घाटा भी पूरा करना है, एयर इंडिया का घाटा भी पूरा करना है, और एक कौम को खुश भी कर देना है, और दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है फिर सियासत करने का। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कभी भी जब ये फैसला हुआ होगा तो कहीं दिमाग में ये बात होगी कि एक कौम को खुश कर देना है, क्योंकि किसी में भी जरा सा भी अगर दिमाग है तो कैलकुलेशन देख लेगा कि इसमें असल में फायदा किसका हो रहा है। तो ये जो सब्सिडी के नाम पर लूट हो रही है और एहसान जताया जाता रहा है मुसलमानों पर कि हमने आप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, आपको हज में सब्सिडी दी गई है। अगर वाकई एहसान करना है भारत सरकार को, चाहे मौजूदा हुकूमत हो या पिछली हुकूमतें हो, तो वो बात करते ना कि हमारे जो मोहल्ले हैं, हमारे जो गांव हैं, हमारे जो कस्बात हैं, वहां पर अगर आप कंपैरिजन कर लीजिए, गंदगी का हाल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल बेसिक एम्यूनिटीज, सिविक एम्यूनिटीज की बात कर लीजिए, आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां पढ़ नहीं पाते क्योंकि उन मोहल्लों में आपको प्रॉपर स्कूल्स नहीं मिलेंगे। और हायर एजुकेशन का तो मतलब ही नहीं बनता, बल्कि जो एक आधी यूनिवर्सिटीज है उनके भी माइनॉरिटी स्टेटस पे आज तक एक तलवार लटक रही है। तो ये कभी भी बात नहीं थी कि मुसलमानों को खुश किया जाएगा, ये बात सिर्फ इतनी थी कि जो बाकी रहने वाले हैं हिंदुस्तान में, दूसरे मजहब के लोग हैं, ये उन पर बताया जा सके और कहीं ना कहीं इसका बीज बोया गया कि देखो तुम्हारे खिलाफत में हम मुसलमानों के ऊपर ये एहसान कर रहे हैं, तुम पर हम नहीं कर पा रहे। और उसको जो धीरे धीरे जहर बोया गया, आज उसका हमें जो असर दिखता है वो ये दिखता है, क्योंकि मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है कि लोग खुलेआम दूसरे मजहब के जो खास तौर से जहर उगलते हैं वो ये बात कहते हैं कि आप हमारी वजह से, हमारे पैसों पर आप हज कर आते हैं, जो इतना बड़ा गुनाह है, एक अहले इस्लाम पर गुनाह है बेसिकली, क्योंकि हज हम पर फर्ज तब है, जैसा कि आपने कहा कि
जब तक हम खुद उस बात के लिए तैयार ना हो फाइनेंशियली, तब तक हमारे ऊपर फर्ज नहीं है। तो सरकार कौन होती है हम पर सब्सिडी थोपने वाली? और अगर वाकई आज के वक्त में जैसा आपने कहा बंद करनी है, बराए मेहरबानी इसको आज से बंद करिए। हमें नहीं चाहिए हज सब्सिडी। मगर जो पैसा जो आप अब तक गाते आए हैं, डंका बजाते आए हैं कि ये पैसा हमने मुसलमानों के लिए खर्च किया है, जरा बताएं कि वो पैसा रकम कितनी है और उस रकम को हमारे बच्चों की एजुकेशन पर लगाइए। उस रकम को हमारे जो बच्चे युवक हैं उनको कम से कम काम में जोड़ने के लिए लगाइए। उस तरफ तो कोई काम दिखता नहीं है। आप देख लीजिए जो 15 पॉइंट प्रोग्राम था या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें जितने नुक्ते थे उसमें कितना काम हुआ है कोई मुझे बताए? उसमें कहीं कोई काम नहीं होता। मगर हज के नाम पर मुसलमानों को बार बार कहा जाता है कि हमने तुम पर एहसान किया। बहुत आप 50 जगह 100 जगह सब्सिडी देते हैं और सिर्फ हज में सब्सिडी देके उस पर पर्दा डालने के लिए आपने ये काम कर रखा है। बिल्कुल ठीक है, आप खत्म कीजिए ना आप 100 जगह, ताकि उस पर एतराज नहीं हो जाए। 100 जगह जो है सब्सिडी मिल रही है, कितना आप खर्च करते हैं? पूरा आपका अमला लगा हुआ है, तमाम जो है पुलिस इंतजामिया लगी हुई, पूरी सरकार लगी हुई है, काहे के लिए जो है? मुफ्ती एजाज साहब, हाँ, एक सवाल ये भी है कि भाई जिस ज़माने में ये सब्सिडी शुरू की गई थी, अगर उसी वक्त जो मजहबी रहनुमा थे या फिर जो क़यादत थी, अगर वो थोड़ा सा होशियारी से काम लेते और उनको अगर मतलब जो है वो एतराज़ात जताते, वो कहते कि भाई ये हज सब्सिडी नहीं चाहिए, आप जो है ये जो पैसा कौम के ऊपर खर्च कर रहे हो सब्सिडी के नाम पर, हज सब्सिडी के नाम पर, इसको कहीं और खर्च कर लीजिए उनकी फलाह बहबूदी के लिए। एक तो ये, दूसरा ये कि जो अभी आपने एक जिक्र किया था कि जो नई हज पॉलिसी है उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या नई हज पॉलिसी आने के बाद जो करप्शन है वो रुक पाएगा? चूँकि जैसे आपने भी बताया और सब लोग जानते हैं कि रिहाइश के नाम पर जब जाते हैं लोग तो उसके ऊपर बड़ा घपला होता है, बहुत सारा जो है करप्शन होता है, तो आपको लगता है कि वो रुक पाएगा? दो सवाल थे ये। देखिए, हज सब्सिडी की पहला सवाल था आपका। हज सब्सिडी की जब शुरुआत हुई थी तो उस जमाने में क्या हुआ था कि किराया 2 गुना रखा गया था। जैसे आमतौर से किराया अगर आने जाने का 20,000 रुपया है तो उस जमाने में 40,000 किया गया था। आज की डेट में अगर किराया 30,000 है तो अभी भी जो है 60,000 रुपया वसूला जाता है। तो उस जमाने में एतराज किया गया था कि ये हमारे साथ ऐसा जालिमाना और जाबराना वसूली क्यों हो रही है। तो उस पर यह था कि चूंकि कंपनी खसारे में जा रही है, उधर से खाली फ्लाइट आती है, इसलिए उसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस किराए में कुछ % जो है गवर्नमेंट मिलाएगी, उसको सब्सिडी का नाम दिया गया। यानी अगर 60,000 रुपया किराया है तो 10,000 रुपया गवर्नमेंट देगी, 50,000 रुपया आप दीजिए, तो वो सब्सिडी कहलाई होगी। उसमें किराए में वो इजाफा कर रहा है। उस वक्त में लोगों ने इस पर कुछ नहीं कहा, इसलिए कि खुद उसके पैसा ज्यादा जा रहा था, इसलिए कोई एतराज की बात नहीं थी। लेकिन फिर जब आगे चलते 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 इसको एहसान की शक्ल माना गया कि ये हम मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, हालांकि ये, और उसकी आड़ में 1-2 नहीं न जाने कितनी यात्राएं हो रही हैं और उस पर आप सब्सिडी दे रहे हैं और कौम के जो हमारे कौमी एहसास है उसको खर्च किया जा रहा है। किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, कोई उस पर सवाल नहीं उठाता। और मुसलमानों को जो धोखा दे करके यहाँ पर अगर कुछ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, सब्सिडी कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों ने खासतौर पर इसकी हमेशा मुखालफत की। अगर मुसलमान जो पैसे हज के नाम पर जमा कर रहे हैं उस वक्त, अभी देखिए जब से सब्सिडी को कुछ % करके 10 सालों में खत्म करने की जो बात कही गई है, तो 2012 में हज जो किया जा रहा था तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास जो हज कमेटी में जमा करते थे। उसके बाद अब जो धीरे धीरे वक्फा से खत्म किया जा रहा है, इस वक्त वो 2 लाख से ऊपर हो गया। अभी जो हज कमेटी में रुपए जमा किए जा रहे हैं वो तकरीबन 2,15,000 20,000 के आसपास जो है जमा किए जा रहे हैं। और वो उसी नाम पर कि चूंकि हम वो सब्सिडी कम कर रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए किराए में पैसे, किराया अभी भी हमसे उतना ही वसूला जा रहा है। यानी 60,000 65,000 70,000 रुपए किराए वसूले जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही जालिमाना और जाबराना वसूलिया भी है। इसके खिलाफ जो है पूरी तरह से मुहिम चलनी चाहिए। और ओपन टेंडर अगर होता है, और इसमें सिर्फ ये कि किरदार मनफी हमारी गवर्नमेंट ही का नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट का भी मनफी किरदार है। इसलिए कि वो भी जो है अपने ये शर्त लगाई हुई है कि आधे यानी 40% या 50% जो सवारी होंगे या हाजी आजमीन हज होंगे वो हमारी ही फ्लाइट से जाएंगे, सऊदी एयरलाइंस से जाएंगे। तो ये जो हमारा मुआहदा है, ये मुआहदा भी गलत है। इसको डिप्लोमेटिक सतह पर, सफारती सतह पर इसको हल करना चाहिए और ग्लोबल टेंडर एकदम बिल्कुल होना चाहिए। आज प्राइवेट कंपनियां इतनी है कि हर कंपनी बेहतरीन सर्विस देने के लिए तैयार है, कम से कम किराया में देने के लिए तैयार है। तो प्राइवेट कंपनियां होना चाहिए। दूसरा इशू कुर्बानी के नाम पे, जी दूसरा इशू जो है वो जो आपने कहा जैसे कि इंतखाब होता है बिल्डिंगों का, ये मैंने खुद देखा है। कई सालों के अंदर में यहाँ से बाज़ाब्ता सिलेक्शन कमेटी जाती है और वहाँ जा करके जो वहाँ के बड़े बड़े उमरा होते हैं जिनकी बिल्डिंगें होती हैं, वो अपने दूर दराज की बिल्डिंग को मुंतखब कराने के लिए, सेलेक्ट कराने के लिए बड़ी रकम रिश्वत के तौर पर देती है कि ये रिश्वत लो और ये हमारी बिल्डिंग अपने आज़मीन हज की रहाइश के लिए सेलेक्ट करो। वो बिल्डिंग उस लायक नहीं मौजूद रहते हैं।
तो दरमियान में बिचौलिए बिचौलिए होते हैं, इसमें रिश्वत के बाजार। तो ये जो नई हज पॉलिसी है कुछ जो है उससे राहत मिलेगी, जाहिर है कि इसके लिए कुछ कम होगा, इसके लिए कोशिश की गई है, उसमें जो है बहुत सारी सिफारिशात की गई हैं और कोशिश ये की गई कि उसके लिए ठोस लाएअमल तैयार किया जाए सिलेक्शन के लिए, और बाज़ाब्ता हुकूमत का नुमाइंदा भी जाकर के दोबारा भी विजिट करे, तीसरी बार भी विजिट करे जाकर के, और देखे कि जो बिल्डिंग सिलेक्शन हुआ है चाहे वो अजीजिया का हो या ग्रीन का हो, वो सिलेक्शन उसके हिसाब से सही है या नहीं, जितना हम पे कर रहे हैं वहां आम मार्केट के हिसाब से रेट उसका सही है या नहीं है, इसका जायजा लेने की जरूरत है। करप्शन जो है कई लेवल पर होता है, उतना ही नहीं, उसमें कुछ चीजें और जो बारीकी की है, मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस के नाम पर उसमें पैसे लिए जाते हैं, हज के नाम पर जो है, अगर एक आजिम हज से 2000 रुपए भी अगर लिए जाते हैं इंश्योरेंस के नाम पर, तकरीबन 2.25 लाख आजिमीन हज हिंदुस्तान से जाते हैं। अब ये जान देख लीजिए कि 350 करोड़ रुपए हो गए इंश्योरेंस के नाम पर। ये 350 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के नाम पर कहां चले जाते हैं? क्यों नहीं हुई है? इसके लिए हमारी प्राइवेट ही कंपनी या कोई ऐसी मुस्लिम कंपनी डेवलप की जाए जो इंश्योरेंस के नाम पर उसको तहफुजात फराहम करे और वो पैसा खुद रखे और उससे कोई दूसरा काम किया जाए। तो इसके लिए एक ठोस जामे लाए अमल की जरूरत है और बड़े पैमाने पर, और ये नहीं कि सिर्फ 1-2 साल में उसके नताइज सामने आएंगे, बल्कि कुछ अरसे में भी नताइज सामने आ सकते हैं, लेकिन ठोस हिकमत अमली की जरूरत है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जो है वो चीजें हैं जो सामने आती हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहां पर और करप्शन भी होता है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है कि वहाँ पर भी वो उनकी मनमानी भी चलती है और वो कई बार जो आज़मीन हज हैं जो प्राइवेट तौर पर जाना चाहते हैं हज सफ़र हज पर, उनके साथ भी धोखाधड़ी होती है। तो क्या वो रुक पाएगी? और एक सवाल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है पहले सेगमेंट में कि जो 40 दिन की मुद्दत है जो हज के अरकान अदा करने की, क्या उसमें कुछ कमी की जा सकती है? वो जो मुद्दत है वो कम हो सकती है क्या मुद्दत, या वो दिन जो है वो कम हो सकते हैं? शरीयत क्या कहती है इस मसले पर? इस पर बात करेंगे। आखिरी ब्रेक है, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आपके मसाइल, बात हो रही है नई हज पॉलिसी की। नई हज पॉलिसी में बहुत सारी अच्छाइयां हैं लेकिन कुछ खामियां भी हैं जो गिनाई जा रही हैं। इसके ऊपर मसले जो है वो खड़े कर दिए गए थे, सियासत भी इसके ऊपर हुई, बातें भी बहुत सारी हुई हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इससे कुछ फ़ायदे और होने वाले हैं। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो हैं उनकी मनमानी का मसला भी वो सामने आता है। कई बार उनकी बहुत सारी शिकायतें आती हैं, यानी जो उनके ज़रिए हज करने के लिए जाते हैं उनकी शिकायतें बहुत ज़्यादा आती हैं, उनके साथ गड़बड़ियाँ होती हैं। क्या उस पर बंदिश लगेगी? और जो 40 दिन का जो वक्त है हज करने का, शरीयत क्या कहती है? चूंकि आम तौर पर आम लोगों के जहन में यही है कि 40 दिन में ही वो हज के अरकान अदा होते हैं। बहरहाल क्या कुछ है मसला, इस पर बात कर रहे हैं। मुफ्ती एजाज साहब क्या कहेंगे? ये जो मसला है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का, ये भी बड़ा मसला है। बहुत सारे लोग जो है वो जो यानी सिस्टम से नहीं जा पाते तो वो प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स का जो है वो उनका सहारा लेते हैं, पर शिकायतें वहाँ पर भी होती हैं, उनकी पैसे ज़्यादा ले लिए जाते हैं। कई बार जो है उनको कहा जाता है कि आपको नज़दीक ठहराया जाएगा लेकिन उनकी रिहाइश भी दूर होती है। तो उस लेवल पर किस तरीके से निपटा जाएगा? देखिए, इसके प्राइवेट टूर ऑपरेटर के 2 पहलू हैं। हाँ। एक तो ये है कि वहाँ इंतजामात बेहतर से बेहतर होते हैं, यानी, और दूसरे महंगाई तो उसकी एक मजबूरी इसलिए है कि वो खुद यहाँ जो उसका अपना वीज़ा सेलेक्ट करते हैं या उसकी फाइलें पास होती है तो उसके लिए काफ़ी रिश्वतें देनी पड़ती है। और यहाँ तक आया है इस साल वजारत हज ने के बारे में इल्ज़ाम उस पर लगा है कि 1-1 लाख रुपये जो है पर यूनिट लेकर के पास किया है टूर ऑपरेटर्स को। तो अगर इस तरह से रिश्वत का बाजार इस तरह के एक मुकद्दस फरीजे में भी हो तो जाहिर है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर की भी अपनी मजबूरी होगी। दूसरी बात, जो वहाँ इंतजामात का मसला है, अगर वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर अगर 1 लाख में वीज़ा खरीदते हैं तो वो 3 लाख में अगर हज कराएंगे तो मैं समझता हूं कि उसकी इसमें कोई बददयानती नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत थी कि करप्शन को रोकने की। दूसरी बात जो इंतजामात से मुताल्लिक है, इस पर सऊदी गवर्नमेंट का कानून बहुत ही सख्त है। अगर किसी प्राइवेट टूर के ज़रिए से कोई आज़िम हज वहाँ गया और अपनी परेशानी की शिकायत दर्ज करा दी तो हमेशा के लिए वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत भारी जुर्माना भी आयद किया जाता है और उसका हमेशा के लिए लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। तो ये है, बहुत शिद्दत से उस पर अमल होता है। कोशिश ये की जाती है उन लोगों की जानिब से भी कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अब बिल्डिंग में ठहराना, अब कौन सा करीब की बिल्डिंग, दूर की बिल्डिंग, तो अब इस पर तो कोई शिकंजा नहीं कसा जा सकता। इसलिए वो यहाँ से कह के जाते हैं कि हम 100 मील के फासले पर ठहराएंगे, वहाँ ले जाकर के 200 मील के फासले पर ठहरा दिया। तो ये बहुत ज़्यादा इस पर जो रोकथाम नहीं हो सकता। लेकिन बद इंतजामी की अगर शिकायत कोई आज़िम हज करे, और करना भी चाहिए, अगर किसी को तकलीफ होती है तो जगह जगह शिकायत काउंटर बने होते हैं सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से, और शिकायत करने पर वो टूर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई होती है और होनी चाहिए भी। और मैं समझता हूँ कि टूर ऑपरेटर को अगर जैसे तरीके से हज
कमेटी के जरिए से हम जाते हैं। बहुत सारे टूर ऑपरेटर की जानिब से ऐसा ऑफर भी आया था जब रहमान खान साहब इसके इंचार्ज थे वजारत इसमें माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, और उन्होंने भी कुछ पॉलिसी वगैरह सब तैयार करने की कोशिश की थी, सऊदी अरब से राब्ता भी कायम किया था। तो उस जमाने में कई ऐसे टूर ऑपरेटर ने ऑफर किया था कि हम सिर्फ 1 लाख में जो हज करा देंगे, हमको दिया जाए। तमाम आज़मीन हज का ठेका लेने के लिए तैयार टूर ऑपरेटर्स थे। बहुत सारे आज भी हैं जो कहते हैं कि इसका मतलब ये हज कमेटी क्यों, सब सारे आज़मीन हज का टेंडर कर दिया जाए, हम सस्ता एक लिमिट कर दिया जाए कि हम 1 लाख 1.5 लाख में हम हज करा देंगे, तो करा सकते हैं ये लोग। उसकी वजह ये साहब हम देखते हैं कि जब ये एक लिमिट पीरियड एक तो है उसको कम कर दिया जाएगा, और दूसरी ये कि जब ये उम्रा करा सकते हैं कॉर्पोरेट उम्रा 5 स्टार होटलों में जो बिल्कुल करीब तरीन हरम के करीब में है, उसमें वो 15 दिन में उम्रा करा सकते हैं। तो हज में इजाफी खर्च क्या है? इजाफी खर्च तो सिर्फ वो कुर्बानी का मसला, कुर्बानी का खर्च है, उसके अलावा तो कोई खर्च नहीं है। जहां तक मुअल्लिम के नाम पर भी एक फीस रकम वसूल की जाती है, ये भी पेश नजर होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वो फीस बहुत ही ज्यादा जालिमाना फीस है, मुअल्लिम के नाम पर इतनी ज्यादा फीस वहां पर वसूली जाती है, ये भी गलत है और इस पर भी नजरसानी होनी चाहिए। इस तरीके से और भी बहुत सारे पहलू हैं हज में जिसकी वजह से इजाफी रकम वसूल की जाती है, और होना ये चाहिए। अगर ये किया जाए कि अगर कोई बड़ा प्राइवेट टूर ऑपरेटर हर तरह से गारंटी देता है, तो मैं समझता हूं कि हज कमेटीज के जितने कोटे हैं और प्राइवेट टूर को जितने दिए जाते हैं, प्राइवेट टूर को बहुत थोड़े दिए जाते हैं, हज कमेटी के पास ज्यादा है। अब इस साल अगर 1,30,000 का था तो प्राइवेट टूर को मुश्किल से 25-30 हजार अलग से दिए गए। सवाल ये है कि जब मुल्क में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है या नहीं है? जब मुल्क के अंदर एक प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है और वो पॉलिसी है नहीं, मैं सुनिए, मुल्क में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है और प्राइवेटाइजेशन एक प्रायोरिटी एरिया है गवर्नमेंट का और गवर्नेंस के अंदर जो है, तो यहाँ पर भी उसके हवाले से बहस भी हो सकती है और कोई रास्ता निकाला जा सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं बेहतर सर्विस के लिए यकीनन साहब एक इंपॉर्टेंट बात ये आई है कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो हैं उनके जरिए जब हज करने जाते हैं लोग, तो यहाँ पर एक बात ये आई है, वो हमारे सामने भी बहुत सारी बातें आती है कि 50,000 रुपए देता है, कोई 1 लाख रुपए देता है पर यूनिट, यानी एक जो है हाजी के वो 1 लाख रुपया 50,000 रुपए उसको रिश्वत देने पड़ते हैं। तो जो हाजी हज करने जा रहा है और वो खुद उसको पता है कि ये रिश्वत है 50,000 की, 1 लाख रुपए की, वो रिश्वत दे रहा है, तो फिर ऐसे में जो है आपको लगता है कि वो जो उसका जो मकसद था हज का वो मुतासिर नहीं होगा? नहीं, माफ कीजिएगा, एक चीज मैं इसमें बढ़ाना चाहूंगा। नहीं, वो आज़िम हज रिश्वत नहीं देते हैं, वो पैसा जो है ये टूर कंपनी जो टूर ऑपरेटर्स अपना रेट तय करते हैं कि हम आपको 3 लाख में हज कराएंगे, और उसकी वजह ये होती है कि वो 1 लाख चूंकि रिश्वत दिए होते हैं, 2 लाख अपनी सर्विस लेते हैं, तो जो आज़िम हज होते हैं वो डायरेक्टली रिश्वत में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। देखिए मुद्दा ये है कि जो रकम हाजी से ली जाती है, चाहे वो हज कमेटी ले या प्राइवेट ऑपरेटर्स लें जी, उस रकम का पूरी तरीके से इस्तेमाल हज के लिए नहीं होता, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स ऐसी बना लिए गए हैं कि जहां पर करप्शन किया जाता है। अगर हज कमेटी करप्शन करती है तो वो जिम्मेदार है, वो जवाबदेह है। अगर टूर ऑपरेटर करता है तो वो उसका जिम्मेदार वो खुद है, ठीक है। लेकिन बुनियादी चीज़ जो है जिसकी कमी मुझे लगती है हज के मामलात में और हज के उमूर में, वो ये है कि पैसा तो लिया जा रहा है। किसी भी निज़ाम के अंदर जहां तमाम इंतजामात जो हैं अहम होते हैं, उसका सबसे अहम जुज़ जो है वो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मॉनिटरिंग ही इस बात को यकीनी बनाती है कि जो सिस्टम बनाया गया है उसको इन प्लेस लाया जाए जी, और उसके अंदर अगर कहीं किसी जगह भी कोई खामी, कोई कोताही पाई जाए तो बर वक्त जो है उसकी तस्वीर वहीं पर की जाए और उसका एक निज़ाम होना चाहिए। ये जो मुअल्लिम हजरात हैं जिनकी बाकायदा फीस ली जाती है, ये क्या करते हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक ही है कि जो हज और हज के अरकान की जो अदायगी है और जो उसके शरई पहलू हैं, जो इनके हवाले से उनको रोशनी देना, उनको तालीम देना, उनकी तरबियत करना, क्या दीगर जो मामला जिनका ताल्लुक इंतजामी उमूर से है, क्या उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो लोग बार बार इस काम को पेशा वराना तौर पर कर रहे हैं, जिनको ये मालूम है कि क्या मसला है, क्या मसाइल हैं जो एक आम हाजी के सामने आते हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, देखिए हज पर जो लोग जाते हैं हर तरह के लोग जाते हैं, सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं जाते, ठीक है। ऐसे लोग हज पर जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है जो जिंदगी में पहली दफा जहाज में बैठ रहे होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में पहली मरतबा सफर किया होता है जी। वो जब गांव से निकल के एकदम वो जद्दे पे पहुंचते हैं और वो मक्के और मदीने में पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े निज़ाम देखते हैं, तो उनकी अकलें जो हैं वो उनका जो तवाज़ुन है वो बिखर जाता है। वो बेचारे समझ नहीं पाते कि हम किस तरीके से चीज़ों को समझें और कैसे करें। तो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन पर तवज्जो देनी चाहिए। और आखिरी बात मैं खुर्शीद साहब ये कहना चाहता हूँ, देखिए कमेटी की तश्कील हुई, ये खुश आइंद है,
कमेटी के जिम्मेदारान ने मेहनत करके एक अच्छी रिपोर्ट पेश की है, उसका खैर मकदम होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यकीनी हमें इस बात का यकीन करना चाहिए कि इन सिफारिशात के ईमानदाराना और अमानतदाराना अमल दरामद से हमें आप सबको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि करप्शन में कमी होगी। अगर मैं और आप ये समझ लें कि करप्शन जो है रातों रात ख़त्म हो जाएगा, तो करप्शन रातों रात ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि करप्शन की जो जड़ें हैं वो नीचे भी इतनी गहरी हैं और जितनी ऊपर चले जाएंगे वो ऊपर भी उतनी ही गहरी हैं। लिहाजा रातों रात करप्शन ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, नुमानी साहब ने कहा कि जब ओपन टेंडर में आप जाएंगे, ये कंपटीशन का दौर है, अगर आप कंपटीशन में कॉम्पिटिटिवनेस के एलिमेंट को उसमें शामिल करेंगे तो उसमें फिर चीजें आपके सामने आएंगी कि भाई मैं 1 लाख में कराऊंगा, तो दूसरा कहेगा कि भाई मैं 1 लाख में नहीं, मैं 99,000 में कराऊंगा। तो उस कैफियत की तरफ ये मुंतकिली जो है, मैं समझता हूँ यकीनन इसमें कमी आएगी और सब्सिडी को जब तक खत्म आप नहीं करेंगे तब तक इसका फैज हमको नहीं पहुंचेगा। शमीना शफीक साहिबा, चूंकि आप सिस्टम का हिस्सा रही हैं, आपको लगता है कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो और मजबूत करने की जरूरत है, जो आज़मीन हज हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिले, परेशानी कम से कम हो, और जो करप्शन उनके साथ होता है कई बार, ज़्यादातर मौक़ों पर हम देखते हैं होता ही है किसी ना किसी शक्ल में, तो वो करप्शन भी कम हो जाए, उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। बेशक इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हम ज़मीन पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, जो आम आदमी फेस करता है, वो दूर नहीं हो सकते। मगर सवाल यहाँ पॉलिटिकल विल का है कि क्या हम पॉलिटिकल विल हमारी इतनी स्ट्रांग है कि हम उस करप्शन से लड़ने को तैयार हैं। मुझे तो साफ तौर पर दिखता नहीं है कि कहीं पे भी कहीं ऐसी माइंडसेट हो कि हम करप्शन को ख़त्म तो छोड़ दीजिए, कम भी करेंगे। हाँ, ये जो रिपोर्ट आई है इसके बाद थोड़ी सी उम्मीद जगी है, मगर इसके साथ साथ एक सवाल जो आपने किया था कि 40 दिन का वक्फा क्या जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो वाजिब अरकान है हज के, वो 15 दिन बहुत हैं उसके लिए। उसके बाद का जो वक्फा है वो फर्ज नहीं है, वो चाहे शख्स पूरा कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता है। तो वो वक्फा कम होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि 40 दिन का वक्त वाकई बहुत ज्यादा होता है, हर शख्स अपने जो भी फर्ज होते हैं बाकी जिंदगी के, उसमें से इतना वक्त शायद नहीं निकाल पाता है। मगर जब तक इंडियन गवर्नमेंट इस बात को लेकर, और सऊदी गवर्नमेंट भी, क्योंकि ये डिप्लोमेटिकली जरूरी है बात करना। लेकिन आपको लगता है मैडम कि ये तो मतलब जो अवाम है, यानी मुस्लिम तबके की बात मैं कर रहा हूं, उनको अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको शायद ये नहीं मालूम कि 40 दिन में ही हज के अरकान अदा होते हैं, या फिर 15 दिन में भी हो सकते हैं, या 20 दिन में भी हो सकते हैं। तो ये तो एक मुहिम चलाने की जरूरत भी है उलमा इकराम को, या जो मतलब जिम्मेदार लोग हैं उनको। बिल्कुल, और यही अफसोस होता है कि खासतौर से मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर आऊंगी, जो बार बार जब कोई मसला ऐसा होता है जो मीडिया पर आता है, डिस्कशन होता है, तब सामने दिखाई पड़ते हैं कुछ, और उसके अलावा बहुत सारे फराइज हैं जिनको लेकर अवेयरनेस करने की जरूरत है मुसलमानों में। और इस बात को मुझे लगता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर अपने साथ और युवाओं को, महिलाओं को, औरतों को, बुजुर्गों को, सबको जोड़े, खासतौर से मस्जिद में जो उलेमा है, इमाम है, उनको जोड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचाए, ना सिर्फ जो हज है उसके फराइज को लेकर, बल्कि बाकी जो दीनी हमारे फराइज हैं उसको लेकर, और जो इल्मी फराइज हैं उसको भी लेकर, क्योंकि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ, ये बात कहाँ कही गई थी, ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है। तो ये सारे फर्ज मुझे लगता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खास तौर से पूरे करने की समझता है कि ये ऐसा मसला है जो आम लोगों को नहीं मालूम है। अगर नहीं मालूम होता तो फिर प्राइवेट से कैसे जाते? कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है वो 40 दिन के लिए नहीं ले जाते, सब जो है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर ही हज मुकम्मल करा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को पता है, प्राइवेट से भी बहुत लोग जाते हैं, गरीब लोग भी प्राइवेट से जाते हैं और आम लोग भी प्राइवेट टूर के जरिए से जाते हैं। तो इसका मतलब कि सबको मसले का इल्म है। दूसरी बात, जो 40 दिन का है उसमें एक पहलू आपको ये भी देखना होगा कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आम लोगों की राय नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकता है, गवर्नमेंट की मजबूरी भी हो, पर एयरपोर्ट नहीं बदलनी चाहिए क्या? बिल्कुल बदलनी चाहिए, लेकिन उसमें मजबूरी हो सकती है। मजबूरी नहीं, एयरपोर्ट की एंगेजमेंट मजबूरी हो सकती है। सऊदी जद्दा एयरलाइंस है या मदीना एयरलाइंस, जद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट वही एयरपोर्ट है। आप पूरी दुनिया से फ्लाइट वहाँ जो है लैंड करती है। इंतजामी मामला है, और शरई मामला ये है कि वो समझते हैं कि मस्जिद नबी और मस्जिद हराम में नमाज पढ़ना 40 दिन जो है वो बहुत कार्य सवाब है, तो इस नियत से भी वहाँ करते, लेकिन वो हज का बुनियादी हिस्सा नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो इंतजामी मसला। अगर ये 20 दिन हो जाए, मतलब ये पॉलिटिकली, मतलब अगर ये हुकूमती सतह पर भी 20 दिन हो जाए या ये वक्फा कम हो जाए, तो जो हरज नहीं उसमें, उसका फाइनेंशियल बर्डन भी तो कम पड़ेगा। जो हज पर जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 40 दिन कहीं रह रहे हैं, उसके मुकाबले अगर आप 20 दिन रह रहे हैं तो सब पड़ेगा। एयरपोर्ट में उसमें सऊदी अरब का डायरेक्ट फायदा होता है ना 40 दिन की वजह से। यही मैंने कहा कि डिप्लोमेटिकली सऊदी का उसकी मार्केट गर्म रहती है, सब कुछ होता है, तो सऊदी अरब का डायरेक्टली ये सारे इशू डिप्लोमेटिकली डील करने
करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है सही प्लेटफॉर्म पे। हुकूमत की सतह पे यह हाल हो सकता है। मैं ये कह रहा था, देखिए ये मसला लॉजिस्टिक्स का है। लॉजिस्टिक्स का मतलब ये है कि एयरपोर्ट्स जो हैं, जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उन पर कितनी गुंजाइश जहाज़ों के उतरने की है। चूंकि दुनिया भर के जो है वहाँ पर आज़मीन आते हैं, इतना प्रेशर होता है क्योंकि दुनिया भर के लोग आए हुए होते हैं और तमाम मुल्कों की तरफ जो है वो जहाज़ों का और हवाई सफर का रुख होता है। तो ये एक मसला इसके अंदर इंतजामी भी है, इसके अंदर जो है इंतजामी देखिए है, ठीक है। लेकिन मैं ये कई बार जाने के बाद अपनी बात, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब चीज़ों को आप खोलेंगे, ठीक है ना, जब चीज़ें खुलेंगी तो उसके अंदर से रास्ते निकलेंगे। अभी चीज़ें जो हैं क्या है, वो बंद डिब्बे में हैं बिल्कुल। ये डिब्बा खुलना शुरू हो रहा है, मैं समझता हूँ। कम से कम डिस्कशन तो शुरू हुआ। और ये जब डिस्कोर्स शुरू होता है, कोई भी चीज़ जो है उसमें इस्लाह जब आती है, जब उस पर डिस्कोर्स आप शुरू करते हैं, गुफ्तगू शुरू करते हैं, तो गुफ्तगू का अमल शुरू हुआ है, यकीनन इससे राहें निकलेंगी। देखिए इसमें एक पहलू जो मैंने देखा वहाँ पर कई बार जाके तजर्बा की बुनियाद पर मैं कहूँ कि मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा के इंतजामात यकीनन काबिल रश्क होते हैं, बहुत बेहतर इंतजामात होते हैं। लेकिन एयरपोर्ट, जद्दा एयरपोर्ट खासतौर से जो दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट में आता है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ का इंतजाम सबसे ज़्यादा नाकिस होता है। आप देखेंगे, कभी आप गए हो, शायद तजर्बा करते हो, कि जो इमिग्रेशन करने वाले अफसरान होते हैं बैठ करके चैटिंग करते रहते हैं मोबाइल पर। एक आदमी पर मोहर लगाएंगे, फिर दूसरा जवाब मोबाइल पर करेंगे, फिर और ज़ईफ लोग, बूढ़े लोग सब जो है बैठे रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं। इतनी बदनज़मी है, एक दो बार की नहीं, एक बार कभी इत्तेफाकी वाक़या हो सकता है। मैं कई बार का ये तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि वहाँ के इमिग्रेशन अफसरान ऐसा करते हैं, ज़ईफ लोग लाइन में, लंबी लंबी लाइन में खड़े होते हैं और ये बैठ के मोबाइल पर चैटिंग करते रहते हैं इमिग्रेशन। ये इतना नाकिस निज़ाम इतने बड़े एयरपोर्ट पर, इसकी तरफ तो डिप्लोमेटिकली जो है। दूसरी बात जो हमारी हज कमेटी खासतौर से तवज्जो नहीं देती है, जो बहुत ही छोटा सा मसला है, लेकिन हमारे आज़मीन हज के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। वो जो 40 दिन क़याम करते हैं जिन होटलों में जाकर के, एक भी होटल के एक भी रूम में जाकर के आप देखेंगे वहां पर इंडियन टॉयलेट नहीं होते, सारे वेस्टर्न टॉयलेट होते हैं। गांव देहात के लोग जाते हैं और उनको उसका तजर्बा नहीं होता है, जिसकी वजह से इतनी मुशक्कत में वो वक्त गुजारते हैं, इतनी परेशानी में वक्त गुजारते हैं कि जिसका आप जो है तस्वुर नहीं कर सकते। ये हमारी हज कमेटी की जिम्मेदारी है, वजारत हज की जिम्मेदारी है कि ऐसी बिल्डिंग का आप सिलेक्शन करें, ऐसे होटल का सिलेक्शन करें। अगर किसी होटल में ऐसा नहीं है तो उसका इंतजाम करवाएं कि हमें इंडियन टॉयलेट चाहिए या दोनों तरह की सहूलत होनी चाहिए। बहरहाल मसला जो है वो हज का है, मुकद्दस सफ़र का मसला है, तो इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। नई हज पॉलिसी आई है, उसका इस्तकबाल होना चाहिए, लेकिन जो खामियां उसमें है उसको ज़रूर डिस्कस करके उनको हल करना चाहिए। और जहां तक हज सब्सिडी का मसला है, ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि हज सब्सिडी को 2022 के बजाय अभी ख़त्म कर दिया जाए और जो उसका पैसा हो वो मुस्लिम तबके की जो फलाह बहबूद है उसके ऊपर खर्च हो और तालीम के मैदान में वो पैसा खर्च हो, ताकि इस तबके को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाया जा सके और जो ये कहीं रेस में पीछे रह जाता है, तरक्की की रेस में कहीं पीछे रह जाता है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो बहरहाल हज के मसले पर सियासत कतई ना हो और जो सब्सिडी का मसला है उसको 2022 के बजाय अगर अभी खत्म कर दिया तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा लोगों का मानना है। आप सबने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।